ग्राफिकल एनालिसिस को आगे बढ़ाते हैं फिर, ठीक है। ग्राफिकल एनालिसिस, इसमें हमने स्ट्रेट लाइन वाले जितने भी थे वो सब स्ट्रेट लाइन वाला हमने कर लिया था। नेक्स्ट वी हैव टू डू इज कर्व्ड लाइन इस तरह के। तो एक ग्राफ हमारा ये आता है, कुछ कंडीशंस लिखने हैं, फिर इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे, ओके। तो इफ दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस, और अगर ये लाइन इस तरह से बनती है, इफ द लाइन ऑन द ग्राफ इज लाइक दिस, ऐसे, ओके। तो ये बात इंडिकेट करती है ये चीज दैट y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, अंडरस्टूड। और जितना ज्यादा ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल की पावर बढ़ती चली जाएगी, उतनी ये लाइन और गहरी होती चली जाएगी और डीप होती चली जाएगी। कैसे? y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, तो ये बात आती है, मतलब कि if I place a constant over here, so it will be k by x, that means xy is equals to k. तो whenever दो चीजों का प्रोडक्ट अगर हमारे किसी कोई कांस्टेंट वैल्यू के बराबर है, तो उन दोनों के बीच जो ग्राफ बनेगा दैट विल बी दिस साइड। अब बाय चांस समझो कभी ऐसा हुआ कि स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो, मींस इफ y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर, अगर जो क्वांटिटी हमने y एक्सिस पर शो कर रखी है और जो क्वांटिटी x एक्सिस पर शो कर रखी है y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर, देन ये जो लाइन होगी ये थोड़ी डीप हो जाएगी। दोनों में डिफरेंस समझ आ रहा है? इस लाइन में और इसमें ये थोड़ा सा कम कर्व है और इसमें थोड़ा सा कर्व जो है वो ज्यादा आ गया, तो ये थोड़ी डीप हो जाती है। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड एवरीवन? तो यहाँ पर y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x है और यहाँ पर y जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर। तो अपन इसको फर्दर अगर आगे कंटिन्यू करें तो y(x स्क्वायर विल बी इक्वल टू कांस्टेंट k। तो जब कभी इस तरह का ग्राफ बनेगा तो ये दोनों चीजें इनको याद रखना, ओके। तो इनको जरा लिख लो एंड देन फिर आगे बढ़ते हैं। तो अभी जो हमने ग्राफ लिखे यूज करने के लिए, सपोज मैं यहाँ पर एक इक्वेशन लिख रहा हूँ दैट PV इज इक्वल्स टू nRT, ओके। जानते हो इस इक्वेशन को? इसको आइडियल गैस फंक्शन बोलते हैं, अंडरस्टूड। तो अब अगर मैं तुमसे कहूं कि यहाँ पर इफ नंबर ऑफ मोल्स n is what? n is number of moles, P pressure, V volume, and number of moles, R is the constant and T is temperature. If n and P are constant, R तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, यानी कि PV जो है वो पूरा हमारा कांस्टेंट बन जाएगा ना भाई। n भी कांस्टेंट, R भी कांस्टेंट, T भी कांस्टेंट, तो PV इज इक्वल्स टू क्या हो गया? एक कांस्टेंट हो गया। तो इफ PV इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, कैन यू टेल मी कि जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा P वर्सेस V का? फर्स्ट इक्वेशन वाला, फर्स्ट ग्राफ जो था, फर्स्ट इक्वेशन वाला इट विल बी लाइक दिस, यस सर, है ना? इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला जो ग्राफ था लाइक दिस, ऐसा कुछ बनेगा। कौन सा वाला? ये इस इक्वेशन का नाम है आइडियल गैस इक्वेशन। ये ना सीधी मत रखना लाइन को, होनी ये टेढ़ी ही चाहिए, लाइक दिस, ओके। अब हम बात करें, अगर यहीं पर थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट ला दिया जाए कि हम बजाय कि P वर्सेस V ग्राफ के, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट P वर्सेस 1/V ग्राफ, तब लाइन ला सकते हो कैसे आएगी? P वर्सेस 1/V, स्ट्रेट लाइन। अगर मैं आपको निकालूं कि हाँ स्ट्रेट लाइन आएगी कैसे? कांस्टेंट इनटू 1/V हो गया ना। तो अब हम क्या कह सकते हैं कि आवर P एंड 1/V आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो अब यहाँ पर लाइन आएगी स्ट्रेट, अंडरस्टूड? यस। इसको नोट करो, आगे बढ़ते हैं सर। देखो, तो ये हमारा हुआ। एक और कुछ देखते हैं इक्वेशंस फर्दर। Look at this. Now we have a formula F is equals to G m1 m2 upon R square. This is universal gravitational law. ये हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, ठीक है? लॉ ऑफ ग्रेविटेशन।
अब इसमें तुमको बोला जाए that what will be the graph of f versus r square, sorry f versus r, ग्राफ बताओ f versus r का क्या होगा? जो ग्राफ 2 था Index. स्टार्टिंग में सर ग्राफ 2 की तरह ज्यादा ग्राफ 2 वाला ग्राफ है ना, 2 तो थोड़ा सा डीप हो जाएगा लाइक दिस, राइट? यहाँ पर f इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r स्क्वायर। अगर यहीं पर मैं इस ग्राफ को बोलूं कि f वर्सेस r स्क्वायर बताओ, इस तरह से कि जो तो ग्राफ ग्राफ 1 है, आएगा। हाँ, तो f वर्सेस r स्क्वायर, तो बस ये डीप जो था वो थोड़ा सा कम डीप हो जाएगा, इट विल बी लाइक दिस, राइट? सर ये स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं हुआ? कैसे स्ट्रेट लाइन कैसे हुआ? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, डायरेक्टली थोड़ी है। स्ट्रेट दूसरा लाइन ये वाला। होगा, स्ट्रेट लाइन ये, दूसरे वाले की बात कर रहा हूँ। स्ट्रेट लाइन ये होगा f अपॉन 1 अपॉन r स्क्वायर, f वर्सेस 1 अपॉन r स्क्वायर, ये वाला स्ट्रेट लाइन होगा, बिल्कुल। तो समझ नहीं आया था सेकंड वाला ग्राफ। सेकंड वाले ग्राफ में क्या है कि यहाँ पर देखो f और r स्क्वायर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ ना, मतलब r स्क्वायर को मान लो मैं कोई अलग से सिंबल दे देता हूँ, लेट इट बी x r स्क्वायर, तो हमको क्या देखने मिल रहा है? f इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x है ना, तो कौन से वाले ग्राफ की सिचुएशन हुई? फर्स्ट। तो वही तो हुआ, तो फर्स्ट वाले तो बनाया। बात आई समझ नहीं आई? सर आ गई। आ गई ना भाई? यहाँ पर आर स्क्वायर को हम एज अ वन टर्म इंडिकेट कर रहे हैं ना, इसका स्क्वायर छोड़ ना, आर स्क्वायर तो जो था एक्सिस पे ले लिया, अगर उसको मैक्स मान लें तो एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स हो गया यहाँ पर। एंड थर्ड वाले में 1 अपॉन आर स्क्वायर से करेंगे तो डायरेक्टली सीधी लाइन आ जाएगी। अंडरस्टूड? यस सर। ओके, तो ये हुआ। इसी तरह से और भी कभी आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल कोई चीज आती है तो वहां पर भी हम इसको इंडिकेट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज और है, कहीं पर मान लो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, तो चलो ठीक है, हमको समझ आता है, लेकिन इसमें भी तो इंटरसेप्ट पॉसिबल है। कैसे? लुक एट दिस, अगर ये कुछ ऐसा हुआ, मान लो मैंने एक इक्वेशन लिखी, y इज इक्वल्स टू k अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस b, ये कुछ इक्वेशन है। व्हाट विल बी द ग्राफ ऑफ y वर्सेस x? कैसे करेंगे? सर b की हाइट से तो देखो इसको कैसे करेंगे, x की वैल्यू जब 0 होगी, एक मिनट, ये तो वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी भाई, तो इसका मतलब ये ऊपर कहीं पे टच नहीं करेगा। एंड x की वैल्यू जब इनफाइनाइट होगी तो ये b पे हमारा टच करेगा, बट x की वैल्यू इनफाइनाइट भी कहाँ पे जाएगी, जिसमें भी इसको इंटरसेप्ट नहीं इंडिकेट कर सकते। इसको देखो जरा, समझो वापस एक बार, कि अगर हम x की वैल्यू रखते हैं 0, राइट, तो k अपॉन एक्स स्क्वायर, अगर x की वैल्यू को हम 0 पुट करते हैं तो y कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा ना। बात समझ में आ रही है? एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज इनफाइनाइट, तो ये y इनफाइनाइट हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर इनफाइनाइट को तो y हम कहाँ तक इंडिकेट करेंगे? नहीं कर सकते, तो हमको इस वाले पे इंटरसेप्ट नहीं दिखाना है कहीं पर भी, तो यहाँ पर हम टच नहीं करेंगे y से, जैसे यहाँ पर नहीं कर रहे थे, ठीक है। और अगर कहीं भी मान लो अगर हम x की वैल्यू को इनफाइनाइट कर दें, यानी कि x की वैल्यू काफी ज्यादा हो, तब हमारा y इज इक्वल टू क्या होगा? b के इक्वल हो जाएगा। दैट मीन्स कि हमको इस वाली एक्सिस पर भी इसको टच नहीं करना है। तो जब भी इस तरह के ग्राफ बनेंगे तो इंटरसेप्ट नहीं दिखाते हैं इसमें, ओके, नो इंटरसेप्ट। अगर बाई चांस यहाँ पे कुछ नंबर आ भी रहा है तो देयर विल बी नो इंटरसेप्ट व्हाटसोएवर। सर, हाँ बोलो। एक्स एक्सिस पे टच क्यों नहीं कराना? नहीं, किसी पे भी नहीं टच कराना। सब क्यों सर? समझ नहीं आया। एक्स पे इसलिए टच नहीं कराना बिकॉज एक्स, देखो जब तक इनफाइनाइट जाएगा, एक्स की वैल्यू जब इनफाइनाइट होगी तब ये वाली पूरी टर्म 0 बनेगी, और जब ये टर्म 0 बनेगी तब y इज इक्वल्स टू b होगा। अंडरस्टूड? दैट मीन्स के यहाँ पर स्टिल इसको इन्फिनिटी तक लेके जाएंगे एक्स एक्सिस को, तब जाकर के कहीं पर y की वैल्यू b के इक्वल होगी, 0 वो तब भी नहीं हो रही। तो इसकी यानी कि x इस पे y इज इक्वल्स टू 0 की कंडीशन तो कोई आई ही नहीं, ये हमारी स्ट्रेट लाइन इन्फिनिटी तक चलती चली जाएगी। जाते जाते कहीं ना कहीं तो मीट कर सकती है, मे बी,
पर लेकिन ये इन्फिनिटी तक जाएगा। फिर यहाँ पे दिख रहा है ना हमको, व्हेन एक्स इज इन्फिनिटी देन ओनली दिस होल टर्म विल बी 0। ओके, तो एक्स इन्फिनिटी तक जाकर के कहीं टच करे तो करे, अदरवाइज यहाँ पे नहीं कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बी लिखा हुआ है। क्लियर एवरीवन? एक बार वापस बता रहा हूँ, ध्यान से इसको समझना। और सर एक्स की अगर वैल्यू b is equal to 0 कैसे, अगर b इज इक्वल्स टू 0 0 हो जाए, तो अगर b इज इक्वल्स टू 0 है तब भी x इनफाइनाइट होने पर ही y 0 होगा ना। तो यानी कि y 0 होने पर तो ये x एक्सिस को टच करेगा, तो वो कब कर रहा है, व्हेन x विल बी इंफिनिटी। तो इसलिए ये टच नहीं कराते हैं हम यहाँ पर भी, क्योंकि इंफिनिटी पर जाने पर होगा। ओके, बात समझ आई? yes sir तो क्योंकि x इज इक्वल्स टू 0 पर, यानी कि वहां पर ओरिजिन वाले ड्राइंग पर देखें तो x इज इक्वल 0 पर y इनफाइनाइट है, तो इनफाइनाइट तो कहीं पर ही, कहाँ ही इसको टच करोगे, नॉट पॉसिबल, है ना। तो इसलिए थोड़ा सा ऊपर जाकर के इसको लाइक हम हल्का सा पैरेलल जैसा कुछ कर देते हैं, इसको ऐसे करके, ऐसे कि वो कहीं इन्फिनिटी पर जाकर के टच करेगा। एंड सिमिलर केस यहाँ पर भी देखो, हल्का सा पैरेलल जैसा हो गया। अंडरस्टूड? तो इसको अपने वर्ड्स में लिख लेना कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाले ग्राफ्स के अंदर इंटरसेप्ट नहीं मिलेगा। और उसका रीजन भी लिख लेना कि वो x जो है जब 0 होगा तो y की वैल्यू इनफिनाइट है, तो y इंटरसेप्ट इन्फिनिटी पर हो गया, और x इज इक्वल टू इनफाइनाइट करेंगे तो यहाँ पर x का इंटरसेप्ट हमारा इनफाइनाइट पर हो गया। सर y अगर इक्वल टू x 0 विल बी, सर x अगर 0 या इनफिनाइट में से कुछ भी ना हो, कोई कांस्टेंट है तो 1, तो उसमें तो ये बीच में वैल्यूज थी तो समझ भाई। में आया। देखो ये जितनी भी वैल्यूज यहाँ पे x की वैल्यू हमको मिल रही हैं, ये सब ना ही 0 है ना इनफाइनाइट है, उन्हीं के लिए तो ये लाइन बनी है। अच्छा ओके सर। भाई यहाँ पर जितनी भी है मुझे x की वैल्यू मिल रही है, x1 x2 x3 x4 जितनी भी वैल्यू मिल रही है उन्हीं के लिए तो ये सारी की सारी वैल्यू कहाँ है, क्या है, ना ही 0 ना इनफाइनाइट है, 0 और इनफाइनाइट Yes, के sir. बीच की ही वैल्यू है, और उन्हीं के लिए हम इस ग्राफ को बना रहे हैं। 0 इनफाइनाइट तो बनाया ही नहीं ना। तो मतलब कभी भी ये टच नहीं होंगे एक्सेस? नहीं, एक्सेस टच नहीं करेंगे। इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाले में, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाले में मिल जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाले में टच नहीं करेंगे। ओके, सर इनका डेप्थ का कैसे पता चलेगा? कांस्टेंट से ही पता चलेगा? इनकी अच्छा ये डेप्थ कितनी होगी? यस सर। डेप्थ पता चलता है कि इसकी पावर से, मतलब y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x की पावर n अगर मैं कह लूं, तो n जितना ज्यादा होगा डेप्थ जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, मतलब ग्रेटर द पावर एंड ग्रेटर विल बी द डेप्थ ऑफ द लाइन ऑफ ग्राफ। ठीक है, सर ये फेयर में भी मतलब एग्जाम्स वगैरह में फ्री हैंड ही बनाने हैं? हाँ फ्री हैंड ही बनाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल फ्री हैंड बनाते हैं, बिकॉज ये सिर्फ ना एक वेरिएशन को इंडिकेट करता है। एग्जैक्ट डेटा तुमको ग्राफ में कभी भी ना याद करना है, ना तुमको ग्राफ में कभी पुट करने के लिए बोला जाएगा कि एग्जैक्ट डेटा डालो इसके अंदर। बहुत रेयरली कुछ क्वेश्चंस हुए जो भी पहले आते थे, आजकल तो नहीं आते हैं, कि ज्यादातर क्वेश्चंस में क्या होगा कि डिराइव दिस एक्सप्रेशन, ये चीज कैलकुलेट करो और उसका ग्राफ बनाओ। तो वो एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग क्योंकि हम ग्राफ बना रहे तो वैल्यूज का मतलब ही नहीं बनता, तो आप फ्री हैंड कुछ भी बना सकते हो। अंडरस्टूड? यस सर। राइट, तो ये बात हुई। एक आध एग्जांपल्स और देख लेते हैं। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल में तो खैर इतना ही, ज्यादा कुछ इसमें जरूरत नहीं है एग्जांपल्स की। और नेक्स्ट ग्राफ पे चलते हैं। ओके, व्हेन y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x रेज़ टू पावर n, यहाँ पर देखो, तो अगर हमने यहाँ पर एक कंडीशन देखी कि अभी तो हमने देखा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर, अगर y जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर हो, या फिर x इज इक्वल्स x जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y स्क्वायर हो, दोनों कंडीशन पॉसिबल है ना, राइट? और दोनों में ही ग्राफ में यही बना रहा हूं, दोनों में ही ग्राफ y प्रोपोर्शनल टू x है।
दोनों में ही y प्रोपोर्शनल टू x ग्राफ, y वर्सेस x ग्राफ बना रहा हूं। तो दोनों में कंडीशन में ग्राफ कैसा बनेगा? When y is proportional to x square, then the line will be this. Okay? और when x proportional to y square, तो कैसे बनेगी? Line will be this. Understood? ये कुछ इस तरह से बनाना है। ठीक है, ड्रॉ कर लो। सर रीजन क्या है? क्या ये इनको ना पैराबोलिक कर्व्स बोलते हैं। एक फॉर्मूला होता है y इज इक्वल्स टू 4ax स्क्वायर। ठीक है, तो वो इधर की तरफ मुड़ गया y की तरफ, मतलब जो जिसका स्क्वायर होगा उस वाली एक्सिस के परपेंडिकुलर हो जाएगी लाइन एक टाइम पर जाकर के। जैसे यहाँ पर y स्क्वायर था तो इस लाइन के परपेंडिकुलर एक टाइम पर जाकर के लाइन हो जाएगी। ये मैथमेटिक्स में आएंगे, फिलहाल के लिए बस ये जो कंडीशंस बता रहा हूँ वो समझ लो। मैथ्स में आएगा ये सब, ये शायद 11th में ही आएगा मैथ्स में। ठीक है, मैथ्स में ये बिल्कुल इक्वेशन स्ट्रेट लाइन की अलग है, पैराबोला की इक्वेशन अलग है, हाइपरबोला अलग है, सर्कल अलग है, बहुत सारी इक्वेशंस आएंगी। और फिलहाल के लिए बस हम जितना फिजिक्स में हमारा अप्लाई हो रहा है खाली उतना पढ़ रहे हैं कि y अगर प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर मिले तो लाइन विल मूव टुवर्ड्स y, एंड इफ x इज प्रोपोर्शनल टू y स्क्वायर देन लाइन विल मूव टुवर्ड्स x। ओके, ये ध्यान रखना, जिस एक्सिस का स्क्वायर हम लिखते हैं, जिस एक्सिस पर हम जिस क्वांटिटी का स्क्वायर हो रहा है उस क्वांटिटी के से जाकर के लाइन परपेंडिकुलर हो जाएगी किसी टाइम पर। ओके, डन। ये मैथ्स में आएंगी इक्वेशन, फिलहाल हमको इनकी एग्जैक्टली जरूरत नहीं है। एग्जैक्टली फिजिक्स में कहीं पर भी अप्लाई करने को नहीं मिलेंगी। हमको प्रोपोर्शनैलिटी बस पता रहे, दैट इज इनफ। डन। यस सर। यस सर। ठीक है, यस सर। तो इसमें अपने लैंग्वेज में लिख लेना कि होता क्या है कि व्हेन y प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर, तो जिस एक्सिस का स्क्वायर हो रहा होगा उसके परपेंडिकुलर हो जाती है वो लाइन। ओके, वो लाइन आगे जाकर के इट मे बिकम परपेंडिकुलर टू दैट लाइन। एग्जाम्पल देखते हैं, मिटा दो इसको। एग्जाम्पल देखते हैं, देखो जैसे लुक एट दिस, अगर कोई ऑब्जेक्ट, इफ एन ऑब्जेक्ट इज रिलीज्ड फ्रॉम अ हाइट, अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो कुछ हाइट से, अगर उसको हम छोड़ दें, ड्रॉप कर दें कुछ हाइट से और वो नीचे आ रहा है, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी? देन वेलोसिटी वर्सेस पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ या डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ क्या बनेगा? डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ क्या बनेगा? ओके, तो लुक एट हियर, ये हमने यहाँ पर लिखा है x और ये हमने यहाँ पर लिखा है t। अंडरस्टूड? एक फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, x इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, पढ़ा है 9th क्लास में? यस सर। यस सर। यस सर। अब अगर हमने ऑब्जेक्ट को ऊपर से ऐसे करके ड्रॉप कर दिया है तो u कितना हुआ? इनिशियल वेलोसिटी 0, क्योंकि फेंका थोड़ी ना था, उसको तो हमने छोड़ दिया था ऐसे, तो इनिशियल वेलोसिटी इज 0। देन ये क्या बन गया? x इज इक्वल्स टू हाफ at स्क्वायर। कैन यू टेल मी ग्राफ कैसा बनेगा? तो t की तरफ बेंड होगा। हाँ, t की तरफ एंड हो, ये ऐसे जाएगा, ऐसे t से परपेंडिकुलर हो जाएगा x की तरफ। हाँ। ऊपर। हाँ, अंडरस्टूड? यस सर। अंडरस्टूड एवरीवन? क्लियर है भाई? यस सर। यस सर। इसको जरा नोट करो, फिर आगे और एग्जांपल्स देखते हैं। नाउ अब इसमें भी दो तरह के केसेस पॉसिबल हैं। जैसे हमने अभी तो ये देखा कि पॉजिटिव की तरफ जा रहा था,
अगर कुछ ऐसा होता है हमारे पास, मान लो एक फॉर्मूला है s इज इक्वल्स टू माइनस का kx², s इज इक्वल्स टू माइनस kx², ये हमारे पास फॉर्मूला है, एंड वी हैव टू मेक अ ग्राफ ऑफ f वर्सेस x, ठीक है। बट यहाँ पर एक पंगा हो गया, क्या, एक माइनस साइन आ गया यहाँ पर। तो माइनस साइन मतलब कि x की वैल्यू जितनी बढ़ती जाएगी, फोर्स की वैल्यू उतनी नेगेटिव में बढ़ती जाएगी। दैट मीन्स कि अब ये ऊपर जाने के बजाय कैसे जाएगा, इट विल गो डाउनवर्ड लाइक दिस। अंडरस्टूड? इसमें तो मेरे ख्याल से कोई कंफ्यूजन होने नहीं चाहिए। क्लियर है भाई? जितना x की वैल्यू पॉजिटिव में जा रही है, उतना ही हमारे f की वैल्यू कहां जा रही है, नेगेटिव में। अंडरस्टूड? तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। क्लियर? यस सर। Yes, sir. ओके, अब कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं। ठीक है, नाउ लुक एट दिस। एक हमारे पास फॉर्मूला है, ये मैं भाई समझने की जरूरत नहीं है इसका मतलब क्या है, जस्ट वो ग्राफ से हमको मतलब है। ग्राफ का मतलब क्या है, ऐसा कुछ है, E इज इक्वल्स टू KP(x³। ये सब 12th वाला, ये 12th का फॉर्मूला है। अभी जो बात फॉर्मूले कराए वो 11th के थे। अब ये है E इज इक्वल्स टू KP(x³। बताना जरा ग्राफ कैसे बनेगा इसका। Indirectly proposed. हाँ, इट विल बी मोर एंड मोर स्टीप। अब मैं इसे ना ग्राफ, अब मैं मिक्स करता जाऊंगा ग्राफ, ओके, मैं मिक्स करता जा रहा हूँ। तो E एंड X का ग्राफ कैसा बनेगा, इट विल बी लाइक दिस, और मोर स्टीप हो गया, राइट। और हाँ, एक ये ग्राफ है, E इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको मतलब जो भी सिंबल है इसको एप्सिलॉन बोलते हैं, 12th में आएगा। एंड ये ग्राफ है E वर्सेस R। कैन यू टेल मी कैसा बनेगा सर? आर क्या है? Sir, R कौन सा है? R इज सम डिस्टेंस। तो यहाँ पर आप देखो, R वाली टर्म तो इसमें है ही नहीं, है ना। तो जब भी कभी ऐसा होगा कि जो जिसके वर्सेस हमको ग्राफ बनाना है, दूसरी चीज उसके है, उसके अंदर है ही नहीं, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज, यहाँ पे E मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है, इट इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन R, है ना। और क्योंकि डिपेंडेंट है ही नहीं, तो इसका मतलब यू चेंज एनी वैल्यू, यू एंड R की वैल्यू को आप कितना भी चेंज करो, E की वैल्यू चेंज नहीं होगी। दिस विल बी पैरेलल टू R एक्सिस। तो ऑलवेज रिमेंबर, जिस एक्सिस के क्वांटिटी इंडिपेंडेंट होगी, लाइन उसके पैरेलल हो जाएगी। If the quantity E is not dependent on R, then the line will be parallel to R. Okay? Understood? If the quantity is not dependent on R, then the line will be parallel to the R axis. इसी का हम एक और एग्जांपल देखते हैं। Look at one more example. Look at one more example कि अगर ये ऐसा आता है, हाँ, फॉर अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है, फॉर अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, व्हाट विल बी द xt ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ, स्टेशन पैरेलल लाइन विद रिस्पेक्ट टू टाइम एक्सिस, टाइम एक्सिस। क्योंकि अब टाइम आप कितना भी चेंज करो, बैठ के वेट करते रहो, लेकिन ऑब्जेक्ट तो रेस्ट पर ही है, वो हिल ही नहीं रहा, राइट। So this is for a stationary object. यहीं पर, ठीक है, ये हो गया सर। ये जो ग्राफ था सर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का, हाँ, सर ये लाइन मतलब 0 पे नहीं होनी चाहिए थी? लाइन 0 पे कैसे? कि नहीं, एक्स अगर मैंने जैसे ओरिजिन हमने कहीं ले लिया, राइट, और अगर मैंने पार्टिकल को यहाँ रखा हुआ है, तो
If this is my origin and I have placed a particle at this point, so it will have some value of x ना, तो depends upon you कि आप कहाँ ले रहे हो. Okay? Understood? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, इसको जस्ट सिंपल समझ सकते हो कि जैसे अभी हमारे आसपास कोई ऑब्जेक्ट है, तुम बोलते हो कि देखो वो ऑब्जेक्ट वहां पे और वहीं पे रखा हुआ है. दैट मीन्स यू आर टू की टेकिंग योरसेल्फ एट ओरिजिन. तो आपने बोला कि मेरे से इतने डिस्टेंस पर है और वो उतने डिस्टेंस पर ही रखा हुआ है, हिल ही नहीं रहा, तो वो वाला डिस्टेंस उसका एक्स हो गया. अंडरस्टूड? एंड फॉर अ यूनिफॉर्म मोशन, So straight line. हाँ यूनिफॉर्म मोशन, वही स्ट्रेट लाइन है. यूनिफॉर्म मोशन मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो वीटी ग्राफ क्या होगा? Straight line होगी, Straight so line. parallel to time. पैरेलल टू टाइम है. तो ये सब कुछ हमारे ग्राफ है. जब इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज होती हैं तो इस तरह से बनेगा. ठीक है? एक ये देखो, एक ग्राफ है हमारे पास y इज इक्वल्स टू a माइनस बी एक्स स्क्वायर, वाई वर्सेस x. तो अब ये जो a है, अब देखो कभी भी अगर इस तरह की क्वांटिटीज मिलेगी ना, इंटरसेप्ट वाली एग्जैक्ट इक्वेशंस याद रखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है. यू कैन जस्ट ऑब्जर्व इट कि अगर मैं x इज इक्वल्स टू 0 रखूं तो y विल बी इक्वल टू, इफ x इज इक्वल्स टू 0 देन y विल बी इक्वल टू A. a minus b. y विल बी इक्वल टू a. सर यानी a कि कुछ minus y, b. अच्छा मैं कह रहा हूँ x 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा ना. यस सर. तो मेरे को लगा आप x की पावर 0 कर रहे हो. नहीं नहीं नहीं, x की पावर 0 नहीं, x की वैल्यू 0 कर दी, तो यानी कि y जो है हमको a पर ये मिलेगा. अंडरस्टूड? अब उसके बाद क्या हो रहा है? दिस इज नेगेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर. तो नेगेटिव एक्स स्क्वायर का अभी हमने देखा था, नेगेटिव वाला ग्राफ कैसे होता है, मतलब कि x जितना इंक्रीज हो रहा है y उससे ज्यादा डिक्रीज हो रहा है यहाँ पर. तो इट विल बी, कैसे होगा बताओ, सोचो. y इज डिक्रीजिंग एट अ फास्टर रेट, जिससे हमारा x इंक्रीज हो रहा है, एंड इट विल बिकम 0 एट अ सर्टेन पॉइंट. एक कुछ पॉइंट पर जाकर के 0 भी हो जाएगा. तो इट इज गोइंग टू बी दिस वे. ओके, अभी तो देखा था इस तरह की लाइन बनती है, जिस एक्सिस के प्रोपोर्शनल के होता है उसके परपेंडिकुलर होने लगती है लाइन. इट इज स्लोली बिकमिंग परपेंडिकुलर टू x, और वो जाकर के 0 हो जाएगा. कब 0 हो जाएगा? व्हेन दिस a हैज बीन इक्वल टू bx स्क्वायर. So when a is equals to bx square, then the value of y will become 0. समझ आई है? तो वापस रिपीट करने की जरूरत है? एनीवन? सर एक बार रिपीट कर दो सर. देखो ये बात सिंपली है, इस चीज को समझो कि जब नेगेटिव एक्स स्क्वायर वाले के प्रोपोर्शनल होगा, व्हेन y प्रोपोर्शनल नेगेटिव एक्स स्क्वायर है, तो जस्ट अंडरस्टैंड दिस थिंग कि जो ग्राफ है, भले ही वो ऊपर से स्टार्ट हो रहा हो, भले ही वो नीचे से स्टार्ट हो रहा हो, जाएगा इस तरह से नीचे की तरफ ऐसे. इट विल टेंड टू बिकम परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस, बट नेगेटिव की तरफ जाएगा. सर ये कब पता चलेगा कि नेगेटिव एक्स एक्सिस पे बनाना है? नेगेटिव एक्स एक्सिस ये क्या नीचे बनाना है या ऊपर बनाना है? यस सर. इसी बात कर रहे हो, तो वो तो ये बताएगा. अभी देखो a हमारा कैसा था? पॉजिटिव था. जब a पॉजिटिव था तो हमने ऊपर से स्टार्ट किया, और अगर मैं यहाँ पे माइनस a कर दूं तो फिर ऐसा बनाऊंगा नीचे से स्टार्ट करते हुए. अंडरस्टूड? यस सर. बिल्कुल भी जरा सा भी कंफ्यूजन मत रखना इसमें, चीजों को रिपीट करा लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ध्यान से समझना. तो
ऑलवेज रिमेंबर दिस पॉइंट कि जब y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स स्क्वायर है तो इट विल गो लाइक दिस. ओके, सर इसमें a इंटरसेप्ट है. प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर होगा. कैसे? जस्ट लुक एट दिस. इफ y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर then the graph will be like this. ये y है और ये x है. When y is proportional to x square, it will go like this. Okay? और जब x is proportional to y square, then the graph will go like this. Understood? इस तरह से होगा. अब अगर मान लो ये पावर जो आ रही है ये पावर ज्यादा हो जाए, अगर ये पावर कुछ ज्यादा आती है तो फिर यहाँ पे लाइन के अंदर क्या चेंज मिलेगा? इफ y इज प्रोपोर्शनल टू एक्स क्यूब, देन ये जो ग्राफ है ये बहुत जल्दी से यहां से एकदम सीधा ऊपर होने लगेगा. तो जितना ज्यादा होगा ये वाला पोर्शन, जितनी ज्यादा पावर आएगी उतना ये वाला पोर्शन कम होता चला जाएगा. अंडरस्टूड? यस सर. अंडरस्टूड एवरीवन? सर अगर कोई पावर ही नहीं होगी तो कैसे बनेगी? पावर नहीं हो तो फिर स्ट्रेट लाइन. y प्रोपोर्शनल x तो किया हमने. यस सर. अंडरस्टूड? ये है. तो ये वाली चीज लिख लो बस. एक क्यूब वाला भी कर सकते हैं, तीनों ही कर लो बेटर है. ठीक है, तो ये वाला पोर्शन छोटा होता चला जाएगा. इसके ऊपर से कुछ एग्जांपल्स करते हैं. हो गया? यस सर. हो गया सर. ओके, तो आगे देखें. लुक एट हियर. एक एग्जांपल के साथ समझते हैं. जैसे कि मान लो हमारे पास हो गया एक तरीका है कि when an object is dropped from a certain height. हमने कुछ हाइट से एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर दिया. then its xt graph will be, उसका xt ग्राफ कैसा होगा? तो लुक एट दिस. ये हमारा x हो गया और ये हमारा t हो गया. एक इक्वेशन, एक फॉर्मूला आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा. x इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. पढ़ा है? यस सर पढ़ा है. याद है? आप यहाँ पर देखो, जब हम इस ऑब्जेक्ट को ऊपर से ऐसे पकड़ के ड्रॉप कर रहे हैं, फेंका नहीं है, ऐसे ऐसे करके ड्रॉप कर दिया है, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई ना. ऐसे करके ड्रॉप कर दिया तो इनिशियली तो वेलोसिटी 0 हो गई कि हमने फेंका नहीं था, हमने सिर्फ ड्रॉप किया. फेंकते तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी आती, राइट? तो देन x इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? हाफ. और एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हाफ gt स्क्वायर. कैन यू टेल मी ग्राफ कैसा बनेगा? सर राइट साइड को थोड़ा कर्व्ड बनेगा. हाँ, कैसा बनेगा? लाइक दिस? तो नहीं सर लेफ्ट साइड को थोड़ा ऊपर से कर्व टाइप का, ऊपर को कर्व ऐसे. एक मिनट, नो सॉरी, दूसरी सर. नहीं तरफ. सर ऊपर, सर ऊपर को ऐसे बनेगा. ऐसे ऐसे, बनेगा. ये हाँ. बोलिए. अच्छा, इसको पहचानने के लिए एक चीज लिख लोगे. देखो, जिस एक्सिस के प्रोपोर्शनैलिटी स्क्वायर होगा उसके लगभग ये बन जाता है परपेंडिकुलर. जैसे इफ आई एम सेइंग y इज प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, सो इट विल बिकम पैरेलल. तो जैसे यहाँ पर देखो y प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर किया है तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा. सॉरी, इसके परपेंडिकुलर लाइक दिस. अंडरस्टूड? यस सर. तो जिस चीज का स्क्वायर हो रहा है
उस एक्सिस के ये लगभग परपेंडिकुलर होने की कोशिश करेगा धीरे धीरे, और ये जितना ज्यादा मतलब ये जितना इसकी पावर बढ़ती जाएगी ये वाला पोर्शन कम होता चला जाएगा, उतनी जल्दी ही एकदम परपेंडिकुलर होने की कोशिश करेगा, राइट? ओके, यस सर। यस सर। तो इसका हमारा ये ग्राफ बन गया ना। अब एक चीज देखो, यहीं पर एक नया तरह का ग्राफ देखते हैं, उसमें क्या होगा। तो ना आई हैव दिस f इज इक्वल्स टू माइनस का kx², ओके। नाउ f इज प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ x², मतलब जितना x बढ़ेगा उतनी f की वैल्यू बढ़ेगी डेफिनेटली, लेकिन नेगेटिव में बढ़ेगी। तो क्या होगा, when x is 0 then f is also 0 means it is starting from the origin itself. तो ओरिजिन से स्टार्ट होगा, ये बात ठीक है। ये परपेंडिकुलर होने की कोशिश किसके करेगा, x के, that means it will go like this. Is that clear or not? यस सर। देखो पॉजिटिव में अगर होता तो ये ऐसे हो जाता, नेगेटिव में है तो ऐसे हो गया। तो इफ आई हैव f इज इक्वल्स टू kx² देन ये लाइन बनेगी। इफ आई हैव f इज इक्वल्स टू k माइनस kx² तो ये लाइन बनेगी। ये प्लस और माइनस का डिफरेंस क्लियर है भाई? हाँ सर। ओके, करो। डन? यस सर। ओके, तो इसके बाद फिर आगे देखें कंडीशन क्या होगी, बता दो इसको। नाउ इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाले ग्राफ्स पर इंटरसेप्ट आता है डेफिनेटली, और कैसे आएगा इंटरसेप्ट इसको जरा देखने की कोशिश करते हैं। सो आई हैव दिस y इज इक्वल्स टू 4x² प्लस b, 4x² प्लस b। अब देखो एक बात ध्यान रखना, इसको हमको लिटरली इक्वेशन पर जाने की जरूरत नहीं है। यू कैन एनालाइज द ग्राफ कैसे। इफ x इज इक्वल्स टू 0 देन y इज इक्वल्स टू, if x is equals to 0 then y is equals to b. That means कि when I will start the line, तो वो कहां से स्टार्ट होगी? If x is equals to 0 then y is equals to b, that means it will start from this point. Suppose this is b, understood? And after that it is 4x², तो मतलब x² के directly proportional है, so it will go like this. Is it clear? Yes sir. यस सर। So again the coefficient of x² gives us the direction. अगर x² के आगे पॉजिटिव है तो it will go like this, x² के आगे नेगेटिव है तो it will go like this. So the coefficient of this x² indicates the direction of the line and the intercept over here indicates कि कहां से start होगा. Understood? यस सर। Okay. Then इसको लिखो, फिर मैं एक देता हूं करने के लिए। Done? यस सर। Yes. Okay. So next we move on to एक इक्वेशन में और आप लोगों को दे रहा हूं, just try to do that. If y is equals to minus 4x²
प्लस सी, माइनस 4x² प्लस सी। ये ड्रॉ करके मुझे दिखाओ जरा, सब कॉपियां बना करके। हाँ, तो x इज इक्वल 0 पे y इज इक्वल टू सी मिला, तो c इज आर इंटरसेप्ट। लेकिन जब ये नीचे की तरफ जाएगी, इट विल इंटरसेक्ट x एट सम पॉइंट। ये कहां पर कट करेगी वो जरा समझते हैं। तो लुक एट दिस, अगर ये 4x² की टोटल वैल्यू c से ज्यादा हो गई, देन y विल बिकम नेगेटिव ना। अंडरस्टूड? हाँ सर। Yes, sir. तो y is becoming negative when जब y has become 0 when the 4x² has been equal to c, or we can say x has been equal to root c by 4. So this is the value at which you will have an x intercept. Okay? सर समझ नहीं आया। ये इंटरसेप्ट वाली बात नहीं समझ आई? नो सर। बाकी ये यहाँ से ऐसे नीचे समझ आ गया ना कैसे हुआ? यस सर। इंटरसेप्ट वाली बात देखो, जब ये 4x² इस c से ज्यादा हो जाएगा तो ओवरऑल y की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी ना। ओके? यस सर। अच्छा, अब हमको x इंटरसेप्ट कहाँ मिलेगा? जब y की वैल्यू 0 होगी तभी तो x इंटरसेप्ट मिलेगा। तो y है हमारे पास माइनस का 4x² प्लस c। इफ y इज 0 दैट मींस 4x² इज इक्वल टू c, तो x कितना आएगा? रूट c बाय 4। तो वही तो है कि x की वैल्यू इतनी होगी तब y 0 हो जाएगा, और वही तो हमारा x इंटरसेप्ट है। अच्छा सर, समझ आ गया। क्लियर? ओके, तो लुक एट नेक्स्ट वन, एक देखते हैं क्या बनेगा। सो नाउ इफ आई हैड दैट a इज इक्वल्स टू yb² प्लस h, माइनस h से लेते हैं, चलो yb² माइनस h। Okay, so now you have to make a graph of A versus B, right? ठीक है, तो इस वाले का ये बन जाएगा बिल्कुल। अच्छा, इस वाले ग्राफ के अंदर इफ यू हैव टू मार्क के हमको एक्स इंटरसेप्ट कहाँ मिल रहा है, इसमें एक्स इंटरसेप्ट कहाँ मिलेगा? तो अगेन एक्स इंटरसेप्ट विल बी फाउंड व्हेन a is 0. तो पोजीशन ऑफ एक्स इंटरसेप्ट will be when a is equals to 0 and a is equals to 0 when yb square is h and b is equals to h upon y root. Understood? तो यानी कि ये जो मिलेगा यहाँ पर b is equals to root h upon y पर हमको इंटरसेप्ट मिलेगा। क्लियर? यस सर। ओके, अच्छा, अब नेक्स्ट एक कंडीशन है कि हमको इंटरसेप्ट कब नहीं मिलेगा। ओके, तो कब नहीं मिलेगा इंटरसेप्ट, उसकी दो कंडीशन है। जब एक सिचुएशन तो ये है कि व्हेन यू हैव दिस y इज इक्वल्स टू ax² प्लस b, दैट मींस दिस कोफिशिएंट इज आल्सो पॉजिटिव एंड इंटरसेप्ट इज आल्सो पॉजिटिव। दूसरी कंडीशन है कि व्हेन y इज इक्वल्स टू माइनस का ax² माइनस का b, then also you will not get an intercept. इंटरसेप्ट कब मिलेगा? दोनों में से एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। तो ये लिख लेना कि इन दीज केसेस यू विल नॉट फाइंड एन एक्स और वाई इंटरसेप्ट। ये हमको इसमें एक्स या वाई इंटरसेप्ट मिलेगा, एक्स इंटरसेप्ट नहीं मिलेगा। इन दिस केस विल नॉट हैव एन एक्स इंटरसेप्ट। ओके, यस सर। और x इंटरसेप्ट नहीं मिलेगा, इसका मतलब x इंटरसेप्ट नहीं मिलेगा, इसका मतलब देयर इज नो वैल्यू ऑफ x फॉर विच y कैन बी 0। ओके, तो ये लाइन लिख लेना कि देयर विल यू विल नॉट फाइंड एन x इंटरसेप्ट। दिस मींस दैट देयर विल बी नो वैल्यू ऑफ x फॉर विच y इज गोइंग टू बी 0। अंडरस्टूड? यस सर।
राइट। अब एक आध केस और कुछ देखते हैं। Look at this. Suppose I have f is equals to minus का bx square minus v. Okay. Can you make a graph of f versus x? बना के दिखाओ। So here we have both negative, तो ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा। उसके बाद आगे देखते हैं कुछ कंडीशंस। ओके, let's look at here. अब ये स्क्वायर वाले ग्राफ क्लियर है मेरे ख्याल से, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। अब क्लियर है एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes. तो स्क्वायर वाले पॉजिटिव में आए, नेगेटिव में आए, वेरेवर इट इज यू कैन ड्रॉ, राइट। अब कुछ मैं ग्राफ्स को मिक्स कर रहा हूँ, कभी स्ट्रेट लाइन दूंगा, कभी यहाँ पर कर्व वाले, और कभी इनवर्स प्रोपोर्शनल, इनको कुछ को मिक्स कर रहा हूँ। तो जस्ट लुक एट सम कंडीशंस, कुछ प्रैक्टिकल कंडीशंस में अप्लाई करके देखते हैं। सो ड्रॉ अ वीटी ग्राफ, ड्रॉ अ वीटी ग्राफ फॉर an object thrown vertically upward, ठीक है, vertically upward, which reaches the maximum height, and return back to earth, okay. So can you draw it? VT ग्राफ बनाना है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ट्राई करोगे? मैं बनाऊं? सिचुएशन बता रहा हूं क्या है, इक्वेशन दे देता हूं, उसके हिसाब से बना देना, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट था, ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट, और ये ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है। तो व्हेन दिस ऑब्जेक्ट इज गोइंग अप, इसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही होगी, तो इसकी वेलोसिटी का जो इक्वेशन बनेगी, हमने फॉर्मूला पढ़ा v इज इक्वल टू u प्लस at, तो हियर v विल बी u माइनस gt, बिकॉज यहाँ पर एक्सेलरेशन इनटू ग्रेविटी कैसा है, नेगेटिव है, क्योंकि वो वेलोसिटी को कम कर रहा है। तो ऊपर जाते वक्त की इक्वेशन ये है। जब ऊपर मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाएगा और नीचे आने लगेगा लाइक दिस, तब क्या होगा? तब ऊपर u जीरो हो गया है ना, जब ऊपर से गिरना स्टार्ट होगा तो ऊपर फाइनल हाइट पर मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी जीरो हो गई होगी, तो नीचे गिरेगा, तो इट विल बी v इज इक्वल्स टू, इक्वेशन तो होती है v इज इक्वल्स टू u प्लस gt, लेकिन क्योंकि u हमारा जीरो हो गया तो v विल बी gt। बना सकते हो? You have to incorporate both equations in one graph. पहले इक्वेशन 1, फिर जहां पर ये इक्वेशन 1 खत्म होगी वहीं से इक्वेशन 2 का ग्राफ स्टार्ट कर देना है। एक बार जरा ट्राई करो, जो मन में आ रहा है बनाओ, एक बार ट्राई करके दिखाओ मुझे किसका कितना करेक्ट जाता है, देन वी विल अंडरस्टैंड कि कैसे बनेगा ये। ओके, दिखाओ जरा। हाँ, तो यहाँ पर होगा ये कि वी हैड u एट t इज इक्वल्स टू 0, हमारे पास वेलोसिटी कुछ थी u के बराबर थी, है ना। तो t इज इक्वल्स टू 0 पर हमारे पास वेलोसिटी जो है वो u के बराबर है। उसके बाद क्या हो रहा है, यहाँ पर माइनस का gt है, इसका मतलब कि ये टर्म u में से लगातार माइनस हो रही है। तो ये लगातार माइनस होते होते एक ऐसा टाइम आएगा जब ये वेलोसिटी 0 हो जाएगी। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड एवरीवन? अब ये 0 हो गया, 0 होने के बाद में फिर वो वेलोसिटी बढ़ने लगती है, v इज इक्वल टू gt दिखा है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो उसके बाद फिर ये ऐसे बन जाएगा। अंडरस्टूड? एंड विल रीच एट द सेम पॉइंट, जहां से जितनी इनिशियली थी उतनी हो जाएगी। क्लियर एवरीवन? यस सर। ओके, अब इसमें एक थोड़ा स्पेशल केस देख रहे हैं, विच इज अ स्लाइटली डिफरेंट थिंग, वो अलग ही है, उसको अलग ही समझ के रखना, ठीक है। वैसे वापस फिर से आएगा, बट अभी इसको समझ के रखना कैसे करना है हमको। तो एक हमने ग्राफ ऐसा बनाया कि एक ऑब्जेक्ट है, अगेन वापस अ बॉल या ऑब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, ठीक है, थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, एंड इट कम्स बैक टू अर्थ आफ्टर reaching maximum height,
अंडरस्टूड? ड्रॉ xt ग्राफ, पहले हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाया था, अब हम उसका पोजीशन टाइम ग्राफ बना रहे हैं xt ग्राफ। कैसे बनेगा? जस्ट लुक एट दिस। ये सिंपल लॉजिकली देखना है, इक्वेशंस पे जाओगे मैथमेटिकली तो वो काफी कॉम्प्लिकेटेड सा हो जाएगा, तो सिंपल लॉजिकली हम इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। ओके, अब xt ग्राफ जो होता है, द xt ग्राफ उसकी स्लोप क्या इंडिकेट करती है? व्हाट डज द स्लोप ऑफ एन xt ग्राफ इंडिकेट? x बाय t, यानी कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या हो गया? वेलोसिटी। इज इट क्लियर और नॉट? यस सर। जो स्लोप होता है xt ग्राफ का, दैट रिप्रेजेंट्स वेलोसिटी। और स्लोप क्या चीज होती है? सुप्रिया, ये वाला टॉपिक किया था लास्ट क्लास में? नहीं किया था? नहीं सर, ये पता है कि स्लोप वो होता है, पता है ना? ओके Yes. ओके ओके। तो स्लोप जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? वेलोसिटी को। नाउ व्हाट हैपेंस इज, इनिशियली जब हमने किसी ऑब्जेक्ट को पकड़ के ऊपर फेंका तो उसके अंदर वेलोसिटी रही होगी, दैट मींस इट हैड सम वेलोसिटी। तो मैंने इसको ये ऐसे ऐसे बनाया कि ऐसे यहां से जब स्टार्ट हो रहा है तो इट हैड सम स्लोप। ओके, अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, इसकी स्लोप डिक्रीज होती जा रही है, और डिक्रीज होते होते एक जगह स्लोप जीरो हो जाएगी। जब टॉप पे पहुंचेगी तो वेलोसिटी जीरो होना चाहिए ना, तो स्लोप जीरो कब होगा? व्हेन दिस लाइन विल बिकम पैरेलल टू टाइम एक्सिस। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, तो पहले स्लोप इतना था, बाद में हम चले तो स्लोप हो गया इतना, और फिर हम आगे चले तो स्लोप हो गया इतना, एंड यहां पर चले तो स्लोप हो गया इतना। द स्लोप इज डिक्रीजिंग कॉन्टिन्यूअसली। अंडरस्टूड? अब उसके बाद जब यहां पर पहुंचे स्लोप जीरो हो गया। अब यहां पर जब पहुंचे हैं तो वो मैक्सिमम हाइट जो है अटेन हो चुकी है। दिस इज द एच मैक्स, दैट इज द मैक्सिमम हाइट। अब मैक्सिमम हाइट के बाद में फिर से उसकी वेलोसिटी क्या होती है? इंक्रीज होनी स्टार्ट होती है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन के अंदर, राइट? तो नाउ व्हाट हैपेंस इज के स्लोप अब नेगेटिव हो जाएगा और नेगेटिव में बढ़ता चला जाएगा। तो यहाँ पर ये इट विल मूव लाइक दिस। देखो यहाँ पर स्लोप बढ़ता जाएगा, पहले ऐसे था, दिस इज नेगेटिव स्लोप, फिर यहाँ पर ये हो गया, दिस इज नेगेटिव स्लोप, फिर यहाँ पर ये हो गया, बी लाइक दिस, और दिस इज द नेगेटिव स्लोप। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड एवरीवन? यस सर। यस सर। अब जरा एक चीज समझना कि यहाँ पर इसको हमने इस तरह से क्यों किया। द रीजन इज दैट ऊपर जाते वक्त इस हाफ में, इन दिस हाफ, जो हमारी इक्वेशन है वो ये है, x इज इक्वल्स टू ut माइनस हाफ gt स्क्वायर। और ये करते वक्त जो हमारी इक्वेशन है दैट इज x इज इक्वल्स टू हाफ gt स्क्वायर ओनली। ओके, तो दोनों ही केसेस में x तो यहाँ पर देखो, भले ही हमारा टाइम के साथ साथ स्पीड कम हो रही थी, लेकिन x तो बढ़ता ही जा रहा है, तो हम इसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो नहीं बोल सकते। कैन वी से कि x और t इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? नो, बिकॉज इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो तब बोलते हैं ना जब यहाँ पर हमारा क्या बोलते हैं, x और मतलब t के बढ़ने पर x कम हो रहा होता, लेकिन x तो अभी भी बढ़ रहा है, लेकिन कम स्पीड से बढ़ रहा है। यहाँ पर देखो x बहुत जल्दी जल्दी बढ़ रहा था, फिर x का बढ़ना कम हो गया, कम होते 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 एक टाइम ऐसा आया जब x का बढ़ना खत्म हो गया, लेकिन x जीरो नहीं हुआ, x का बढ़ना कम हो गया है, बट x हैज नॉट बीन जीरो। इज इट अंडरस्टूड? यस सर। एवरीवन Yes, sir. क्लियर है बात? तो जब हम यहाँ से लेके टॉप पॉइंट तक पहुंच रहे हैं तो x के बढ़ने की स्पीड, जितने रफ्तार से x बढ़ रहा था वो चीज कम होती जा रही है, बट x कम नहीं हो रहा है, x तो अभी भी बढ़ रहा है। तो वी कैन नॉट से इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अच्छा, वी कैन नॉट से इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आल्सो। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यों? क्योंकि टाइम के डबल होने पर x तो 4 टाइम्स हो जाना चाहिए था अगर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता, लेकिन ऐसा भी हमको यहाँ पर देखने नहीं मिल रहा। तो इस तरह की चीजों को हमको लॉजिकली सॉल्व करना पड़ेगा कि यहाँ पर देखो टाइम के डबल होने पर x डबल थोड़ी ना हुआ, उसका रेट तो उल्टा कम होता जा रहा है। तो फिर ऐसे जगह पर जहां पर हमको डायरेक्टली इक्वेशन के थ्रू चीजें देखने नहीं मिलेंगी, वी विल ट्राई टू डू इट लॉजिकली कि हमारा जो रेट ऑफ चेंज ऑफ ये था, मतलब जो हमारा स्लोप था, वो स्लोप हमारा लगातार पहले यहाँ पे डिक्रीज हुआ और फिर हमारा स्लोप लगातार इंक्रीज होता चला गया। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड एवरीवन? Yes, sir. ओके, नाउ जस्ट इसको नोट करो, देन विल ट्राई वन मोर। इसको करने के बाद में एक और केस देखते हैं। इस बार हमने क्या किया था, ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर फेंका था, उल्टा करते हैं, ऊपर से नीचे ड्रॉप करते हैं और वो अर्थ से रीबाउंड होकर के वापस ऊपर उछलेगा। तो देखते हैं जरा क्या होगा। तो बोलेंगे एन ऑब्जेक्ट ड्रॉप्ड
from a height and it rebounds after striking the earth surface. क्लियर? तो देखो जरा ये कैसे होगा. तो अगेन उसी कंडीशन में आते हैं कि जब ऊपर से पहले नीचे चलने लगे तो ऑलरेडी इसके पास कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन जो है हाइट पर था. तो व्हाट वी विल डू इज कि ये जो था पहले ऑलरेडी यहाँ पर कुछ हाइट पर एक्स पर ये था. अब इसकी वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है? नेगेटिव डायरेक्शन में वेलोसिटी है और वो वेलोसिटी लगातार क्या होती जा रही है? इंक्रीज होती जा रही है ना. इनिशियली वेलोसिटी वाज 0 बट इट इज इंक्रीजिंग डाउनवर्ड. तो अब होगा क्या, यहाँ पर जरा समझने की कोशिश करेंगे कि ये कुछ ऐसे जाएगा, यहां से इट विल गो लाइक दिस. एक सेकेंड. नीचे जाने पर वेलोसिटी विल बी मैक्सिमम और फिर ये ऊपर की तरफ आएगा. इट विल गो लाइक दिस कि ये ऐसे जाना चाहिए. तो यहाँ पर देखो वेलोसिटी कितनी है लगभग. दिस इज xt ग्राफ. दिस वेलोसिटी इज 0. फिर यहाँ पर ये आए तो नेगेटिव में वेलोसिटी बढ़ गई. फिर यहाँ पर ये आए तो नेगेटिव में वेलोसिटी और बढ़ गई. फिर यहाँ पर ये आए तो नेगेटिव में वेलोसिटी और बढ़ गई. ओके. हाँ सर. एंड देन इट विल गो अपवर्ड. तो अपवर्ड जाते जाते कैसे होगा? मैक्सिमम हाइट पहुंचते पहुंचते फिर से रुक जाएगी. तो कुछ ऐसा बनेगा. ये बात समझ आई कि नहीं? Sir. सर हाँ बोलो. सर आप ये वाला ग्राफ समझा सकते हो एक बार और? देखो यहाँ पर वेलोसिटी जो थी यहाँ से ये बिल्कुल ऐसे स्टार्ट हुआ. तो यहाँ पर जब हम इसको ऊपर से ड्रॉप कर रहे थे तो इनिशियली वेलोसिटी इसकी कम थी बट नेगेटिव में नीचे की तरफ वेलोसिटी जा रही है. वेलोसिटी बढ़ती जा रही है लगातार. तो द स्लोप शुड इंक्रीज, राइट. और यहाँ पर जैसे ही पहुंचेंगे डायरेक्शन चेंज हो जाएगी लेकिन उसके पास वेलोसिटी रहेगी ऑब्जेक्ट के पास. जैसे नीचे से टकरा करके ये ऊपर की तरफ जाएगा तो इट विल कीप इट्स वेलोसिटी और फिर ऊपर जाते हुए धीरे धीरे वेलोसिटी डिक्रीज होगी और फिर वो मैक्सिमम हाइट पे जाके रेस्ट पे आ जाएगा. तो देखो यहाँ पर लगातार जो स्लोप है वो कैसी होती जा रही है? द स्लोप इज डिक्रीजिंग कॉन्टिन्यूसली. अंडरस्टूड? तो पहले स्लोप बढ़ी एंड देन फिर स्लोप डिक्रीज हो रही है. ऊपर से नीचे आते वक्त पहले स्पीड बढ़ती है, टकराने के बाद जब वो ऊपर जाएगा तो फिर वेलोसिटी कम होने लगेगी. ठीक है सर. अंडरस्टूड? यस सर. डन. सर जब स्लोप जैसे वो नीचे आ रही तो इसका मतलब ये होता है हमेशा की स्पीड इंक्रीज हो रही है ऑफ द स्पीड. देखो नेगेटिव में स्लोप बढ़ता जा रहा है ना. तो हियर व्हाट इज स्लोप? द स्लोप इज वेलोसिटी ओनली. तो जितना हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, जब ऊपर से नीचे गिरेगा तो नेगेटिव में स्पीड बढ़ती जा रही है. यस सर. ओके. और पोजीशन लगातार कम आती जा रही है. एक्स की वैल्यू जो थी पहले ये ग्राउंड से अगर ये एक्स हाइट पर था तो दिस एक्स इज डिक्रीजिंग कॉन्टिन्यूसली ना नीचे जाते वक्त. यस इट इज सर. डिक्रीजिंग कॉन्टिन्यूसली. ओके. यस सर. डन एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. ओके. तो ग्राफ्स में हमारा इतना ही था. ठीक है. इसके बाद में इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डू सम ट्रिग्नोमेट्री, राइट.